नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज के वीडियो में क्लास 10th और क्लास 10th का हम लोग ज्योग्राफी यानी भूगोल देखेंगे और चैप्टर 1। चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास। यहाँ से संबंधित हम लोग क्या देखेंगे, तो हमारा आज पार्ट 3 वीडियो होगा। अगर इससे पहले आप पार्ट 1 और पार्ट 2 वीडियो नहीं देखे तो अवश्य देखें, तभी जाके आप पार्ट 3 वीडियो को देखें ताकि आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जा सके। तो आपको बता दें कि हमारा चैप्टर क्लास 10th का चैप्टर 1 है संसाधन एवं विकास। इसे बोलते हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अगर आप क्लास 10th में पढ़ रहे हैं और हिंदी मीडियम से, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं और देख सकते हैं। ये हमारा चैप्टर 1 है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 वीडियो में। इससे पहले पार्ट 2 आ चुका है, 1 और 2। आज हमारा 3rd है, जिसमें हम देखेंगे संसाधनों का संरक्षण, यानी किस प्रकार से रिसोर्सों को बचाया जा सकता है, संसाधनों को बचाया जा सकता है, यानी कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में बात करेंगे। संसाधनों की संरक्षण की बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे आपको लाइन बाय लाइन इजी आसान भाषा में समझाया जाएगा, हर वर्ड हर चीज़ को अच्छे से तरीके से। जैसे में दिया है संसाधनों का संरक्षण, तो संरक्षण का मतलब होता है सेव या फिर कंजर्वेशन या बचाना, और संसाधन का मतलब क्या है, रिसोर्स। तो जो हम यूज कर रहे हैं, जैसे पानी, भूमि और मिट्टी, इस प्रकार से पेड़ पौधे, जितने भी संसाधन हैं, वो संसाधनों का संरक्षण कैसे करेंगे, दैट मीन्स द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स के बारे में बात करेंगे, संसाधनों का संरक्षण। तो संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये बोल रहा है आप किसी भी प्रकार से डेवलपमेंट करें, यानी किसी भी तरह का विकास है, डेवलपमेंट है, उसमें संसाधन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पहला पॉइंट में ये आपको याद रखना है। दूसरा में, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती है। दैट मीन्स ये बोल रहा है कि हम संसाधनों को, रिसोर्सों को बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए हम यूज करते हैं, विवेकहीन तरीके से करते हैं। जैसे एक व्यक्ति समझिए अनपढ़ है और बिना सोचे समझे इसका खूब शोषण किया, खूब ज़्यादा उपयोग किया, और अति उपयोग नहीं किया, अति उपयोग किया, यानी कि एक्सट्रीमली यूज किया। तो इससे क्या क्या प्रॉब्लम होगा, तो सामाजिक आर्थिक प्रॉब्लम उत्पन्न होगा और पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होगा। तो आपको याद रखना है, पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न होती है संसाधनों को बहुत ज़्यादा दोहन करने से। तो इस प्रकार से हम समझ पा रहे हैं। फिर बता रहा है कौन से ऐसे पर्यावरणीय समस्या उत्पन्न हो सकती है, तो आपको बता दें पर्यावरणीय समस्या में वायु प्रदूषण हो सकता है, जल प्रदूषण हो सकता है, मिट्टी का निम्नीकरण हो सकता है, यानी लैंड डिग्रेडेशन जिसे बोलते हैं, भूमि में कुछ लगाएंगे तो अच्छे से ग्रो ही नहीं होगा। सामाजिक आर्थिक भी पैदा हो सकती है, जिससे कई मानवों को आजीविका का जो साधन है, जीविका का, वो भी खराब हो सकती है। फिर बता रहा है इन समस्याओं से बचने के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। तो बोल रहा है कि अगर पर्यावरणीय समस्या जो पैदा हो रही है उससे बचना है, और सामाजिक आर्थिक जो समस्याएं पैदा हो रही है इससे अगर बचना है, तो इसका जो हम अति उपयोग कर रहे हैं इसका उपयोग कम करेंगे। विवेकहीन उपयोग जो कर रहे हैं इसे दिमाग लगा के यूज करेंगे, विवेक तरीके से उपयोग करेंगे, ना कि विवेकहीन उपयोग करेंगे। फिर ये बताया गया कि इन समस्याओं से बचाव के लिए हमें कई तरह के संरक्षण बहुत ही जरूरी है, यानी इनको बचाना बहुत ही आवश्यक है। भूतकाल से, यानी बीता हुआ जो पास्ट टाइम्स है, या भूतकाल से ही संसाधनों का संरक्षण बहुत से नेताओं और चिंतकों के लिए चिंता का विषय रहा है। तो इस प्रकार से उदाहरण के लिए समझते हैं, जैसे में वो कौन नेता है, तो गांधी जी। गांधी जी जिसे बापू कहते हैं, इनका जन्म आप याद रखेंगे 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। तो ये वाला डेट आपको याद रखना है, 1869 को गांधी जी का जन्म वडोदरा गुजरात में हुआ है। तो ये इस प्रकार से हम लोग समझते हैं कि गांधी जी के संसाधनों के संरक्षण पर अपनी चिंता इन शब्दों में व्यक्त की। तो गांधी जी क्या बोलते हैं कि हमारे आसपास, हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, हर व्यक्ति को कुछ न कुछ देने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच के, यानी किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। यानी अगर कोई व्यक्ति लालच कर रहा है और उसको चाहेंगे कि आप उस पूर्ति को पूरा कर दे और उसको संतुष्ट कर दे, तो ये पॉसिबल नहीं है। सो बताया गया। फिर इसमें बताया गया कि अर्थात हमारे पास, ये बोल रहा है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत से हैं, लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं। तो इतने संसाधन तो है कि लोगों को पेट भरा जा सकता है, लेकिन इतना संसाधन नहीं कि लोगों को पेटी भरा जा सकता है। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि संसाधन इतना तो है कि किसी भी व्यक्ति की जो पूर्ति है वो किया
यहाँ पे आप साफ साफ बोल सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति लालच कर रहा है और उसके संतुष्टि को आप पूरा कर देंगे, ये संभव नहीं है। ये गांधी जी के व्याख्या। इनके अनुसार विश्व स्तर पर संसाधनों ह्रास के लिए, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट में क्या दिया गया है। नेक्स्ट में दिया गया है कि लालची और स्वार्थी व्यक्ति और आधुनिक प्रौद्योगिकी की शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। ये अत्यधिक उत्पादन के विरुद्ध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पन्न के पक्षधर थे। तो इस प्रकार से इसमें बताया गया है कि जो व्यक्ति लालची होता है उसके हम पूर्ति नहीं कर सकते हैं। और स्वार्थी व्यक्ति, लालची व्यक्ति और स्वार्थी व्यक्ति, स्वार्थी मतलब जो अपने के लिए देखता है, दूसरे के बारे में नहीं सोचता और दूसरे के बारे में नहीं बोलता है, और जो व्यक्ति लालच टाइप है। और आधुनिक प्रौद्योगिकी यानी कि आज के समय में जो टेक्नोलॉजी है वो शोषणात्मक प्रवृत्ति जिम्मेदार है। बोल रहा है आज इतना जो है से क्यों अधिक शोषण किया गया, क्यों अधिक इतना शोषण हुआ संसाधनों का, तो उसका कौन कौन जिम्मेदार है। तो लालची व्यक्ति, स्वार्थी व्यक्ति और आधुनिक प्रौद्योगिकी, यानी कि आज के समय में जो टेक्नोलॉजी है ये सब क्या किए, शोषणात्मक यानी एक्सप्लॉयटेशन किए हैं। ये अत्यधिक उत्पादन के विरोध थे और इसके स्थान पर अधिक बड़े जन समुदाय द्वारा उत्पादन के पक्षधर थे। फिर यहाँ पे कुछ दिया गया फैक्ट जो कि हम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लेवल पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 ईस्वी में क्लब ऑफ रोम ने की थी। यानी कि दुनिया में पहली बार कोई ऐसा संस्था थी जिसने पहली बार बहुत ही अच्छे तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर पूरे अर्थ में, पूरी दुनिया में क्लब ऑफ रोम के द्वारा संसाधन संरक्षण की बात किया गया 1968 में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि पहली बार संसाधन संरक्षण मतलब कि द कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स की बात किसने किया इंटरनेशनल लेवल पर और व्यवस्थित तरीके से, तो क्लब ऑफ रोम ने किया 1968 में। इसके बाद 1974 ईस्वी में कुछ सालों के बाद सुमेसर ने अपनी पुस्तक में स्माइल इज ब्यूटीफुल में इस विषय पर गांधी जी के दर्शन के बारे में एक फिर से पुनरावृत्ति की। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि पहला 1968 में क्लब ऑफ रोम, दूसरी बार चर्चा संसाधन संरक्षण के बारे में 1974 में किया गया सुमेसर जी के पुस्तक स्माइल इन ब्यूटीफुल में। इसमें गांधी जी के जो दर्शन थे उसके बारे में एक बार फिर से रिपीट करते हैं। और दूसरा पॉइंट दिया गया कि 1987 का डेट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1987 में ब्रूटलैंड आयोग आता है, इसे बोलते हैं ब्रूटलैंड कमीशन के रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर संसाधन संरक्षण में मूलधार योगदान किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे आपको याद रखना है क्योंकि ब्रूटलैंड आयोग ने ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत पोषीय विकास के बारे में बताया और सतत विकास पहली बार जन्म लिया 1980 में। ये शब्द पूरी दुनिया में 1980 में आया। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि 1987 में ब्रूटलैंड आयोग रिपोर्ट के द्वारा वैश्विक स्तर पर, दैट मीन्स ग्लोबल लेवल पर, पूरी दुनिया में अर्थ पर संसाधन संरक्षण में मूलाधार योगदान किया गया। तो ये वाला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये वाला आपको लर्न होना चाहिए। फिर बताया गया है कि इस रिपोर्ट ने सतत पोषीय विकास, दैट मीन्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, विकास का मतलब डेवलपमेंट, सतत पोषीय का मतलब सस्टेनेबल। आपको तो विकास तो करना है, डेवलपमेंट तो करना है। वर्तमान इस प्रकार से डेवलपमेंट कीजिए कि पर्यावरण का शोषण ना हो। आपको इस प्रकार से विकास करना है वर्तमान में कि आने वाले भविष्य के जो पीढ़ियां हैं उसका जो ज़रूरत है उसकी अवहेलना ना हो। तो विकास करना है लेकिन सस्टेनेबल तरीके से। तो सतत पोषीय विकास की संकल्पना प्रस्तुत किसने किया, तो ब्रूटलैंड आयोग ने किया अपने रिपोर्ट में। और ये वैश्विक स्तर पर पहली बार संसाधन संरक्षण के बारे में बताता है। वो ये 1987 में रिपोर्ट आया, संसाधन संरक्षण की वकालत की। और यह रिपोर्ट जो है बाद में क्या कह रहा है, तो हमारा साझा भविष्य, दैट मीन्स आवर कॉमन फ्यूचर। तो ये जाके कहलाया आवर, हमारा साझा भविष्य, इसे इंग्लिश में बोलेंगे आवर कॉमन फ्यूचर। ये वाला इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जा सकता है ब्रूटलैंड आयोग के बारे में। शीर्षक से पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई। इस संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण योगदान रियो डी जेनेरियो ब्राजील में 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन में के द्वारा किया गया। तो हम समझ पा रहे हैं कि 1992 में ब्राजील के शहर रियो डी जेनेरियो में एक महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट क्या होता है, तो अर्थ समिट होता है जिसे पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। उसमें भी बोल रहा है कि इस पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया और इसमें भी इसका महत्वपूर्ण योगदान है। तो यहाँ पे याद रखेंगे ब्राज़ील साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट महाद्वीप का एक देश है, इसका कैपिटल ब्राजीलियन सिटी है। तो चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट हमारा
ये बहुत अच्छे से कंप्लीट होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है भू संसाधन। तो भू संसाधन क्या होता है? भू का मतलब आपको बता देते हैं, चलिए हम इसको हम लोग पढ़ते हैं। संसाधन का मतलब रिसोर्स, यानी कि एक रिसोर्स है, एक संसाधन है। और भू का मतलब होता है भूमि, पृथ्वी, मिट्टी, भूमि। इस प्रकार से भू का मतलब भूमि, पृथ्वी, अर्थ। तो इस प्रकार से भूमि जो है, मिट्टी जो है, सॉइल है, सैंड है, इसका संसाधन करना है। यानी यह खुद अपने आप में संसाधन है। यानी हम किस पर रहते हैं? भूमि पर रहते हैं, अर्थ पर रहते हैं, और वो एक खुद संसाधन है। कैसे? चलिए समझते हैं। हम भूमि पर रहते हैं। भूमि दैट मीन्स पृथ्वी, भूमि, अर्थ। भू का मतलब होगा भूमि। इस पर अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। हम इस पर घर बनाते हैं, इस पर रोड बनाते हैं, इस पर हम घर रहते हैं, इस पर चलते हैं, इस पर सोते हैं। तो ये बोल रहा है कि भू मतलब पृथ्वी पर हम रहते हैं, तो हम भूमि पर रहते हैं। और इसके अनेक क्रियाकलाप, आर्थिक, अनेकों आर्थिक क्रियाकलाप करते हैं। आर्थिक का मतलब ऐसा क्रियाकलाप, एक्टिविटी जिससे पैसा आ सके। तो हम क्या करते हैं? भूमि पर तो रहते हैं, लेकिन इस पर हम क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं, रेंट पर देते हैं, तो पैसा आता है। दूसरी बात, हम क्या करते हैं? खेतों में क्या करते हैं? एग्रीकल्चर, कृषि करते हैं, फसल लगाते हैं, जिससे हम उसको बेच के इनकम ला सकते हैं। तो इस प्रकार से बोल रहा है कि भू संसाधन वैसा संसाधन है जिससे आर्थिक क्रियाकलाप होता है, अनेक आर्थिक क्रियाकलाप। हम भूमि पर रहते हैं। दूसरा बताया गया कि दूसरा पॉइंट में बताया जा रहा है कि और विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करते हैं। कैसे समझते हैं? अतः भूमि एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। जिस प्रकार से पानी यानी वाटर एक प्राकृतिक संसाधन है और बहुत ही कीमती और महंगी संसाधन है, उसी प्रकार से भूमि भी क्या है? एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। आपके लिए अब तक का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट ये वाला हो गया। इसको आपको हाईलाइट करके रखना है। क्यों? क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि यहाँ डायरेक्ट बताया गया है कि जो भूमि है, लैंड है, एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। ये रिसोर्स तो है, लेकिन नेचुरल है, मेड नहीं है, प्राकृतिक है ये। इसी प्रकार से ये बताया गया कि इसका रूप अलग अलग रूपों में करते हैं। तो हम भूमि को क्या क्या चीज़ में करते हैं? खेती करने के लिए, एग्रीकल्चर, फसल ग्रो करने के लिए, घर बनाने, रोड, सड़क, इस पर आने जाने के लिए। इस प्रकार से समझ पा रहे हैं? चलिए देखते हैं। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। तो प्राकृतिक वनस्पति हो, यानी बोल रहा है जितने भी पेड़ पौधे हैं सब भूमि पर उगते हैं। जितने भी जीव जंतु हैं दुनिया में सब भूमि पर रहते हैं। मानो हम लोग खुद रहते हैं। आर्थिक क्रियाएं सारे करते हैं। परिवहन, आने जाने के लिए गाड़ी, रोड, सड़क, संचार, कम्युनिकेशन, सभी के सभी भूमि पर ही आधारित है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। परंतु भूमि एक सीमित संसाधन है। भूमि जो है एक सीमित संसाधन है, दैट मीन्स लिमिटेड है। क्योंकि सीमित का मतलब जो खत्म हो सकता है, इसका सीमित मात्रा है। फिर क्या बताया गया? फिर बताया गया कि इसलिए उपलब्ध भूमि का विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग सावधानी और योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए। तो बोल रहा है कि जो उपलब्ध भूमि है, जो हमारे पास भूमि है, इसका अलग अलग तरीकों के लिए, अलग अलग उद्देश्यों के लिए हम बहुत ही अच्छे सोच समझ के और योजना बना के इसका यूज करेंगे। तो चलिए किस प्रकार से देखते हैं। पहला, भारत में भूमि पर विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां जैसे पर्वत, पठार, मैदान, द्वीप पाए जाते हैं। बोल रहा है कि भारत में जो भूमि है उस पर भी अलग अलग प्रकार की भू आकृतियां हैं, शेप है, साइज है। जैसे में भारत के भूमि पर पठार आपको मिलेगा, पर्वत दैट मीन्स माउंटेन, पठार मतलब प्लेट्यू, और मैदान। हम जिस प्लेट्यू पर रहते हैं, झारखंड छोटा नागपुर प्लेट्यू में आता है, तो हम लोग छोटा नागपुर प्लेट्यू में रहते हैं। यहाँ पे मिनरल खनिज बहुत अधिक पाए जाते हैं। इसके नीचे द्वीप पाए जाते हैं। तो भारत में भू आकृति हम लोग क्या देखें? तो यहाँ कई प्रकार के देखें, पर्वत, पठार, मैदान और द्वीप। आप ही बोल रहा है लगभग 43% भू क्षेत्र मैदान है। यानी इसमें से जो 100% में 43% है वो क्या है? तो सिर्फ मैदान है, प्लेन एरिया है। फिर बोल रहा है कृषि, जो कृषि और उद्योग के विकास के लिए सुविधाजनक है। तो जो यहाँ पे मैदानी क्षेत्र है, ये भू क्षेत्र मैदान जो है 43% है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये कृषि और उद्योग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आरामदायक है, कन्वीनियंस है, सुविधाजनक है। पर्वत पूरे भू क्षेत्र के 30% है। तो मैदान यानी प्लेन एरिया कितना है? तो प्लेन एरिया का परसेंटेज हम लोग देखें कि 43% है। तो प्लेन 43% हो गया। जबकि पर्वत जो है, यानी कि पूरे क्षेत्र पर कितने हैं भू क्षेत्र पर? तो पूरे पर्वत की हम बात करें दैट मीन्स माउंटेन, तो 30% है। तो यही इसमें दिया गया है। पर्वत जो है भू क्षेत्र के 30% भाग पर विस्तृत है। ये कुछ
बारामसी नदियों के प्रवाह को सुनिश्चित करते हैं। तो देखिए पर्वतों से नदियाँ निकल के आती है, तो ये बोल रहा है कैसी नदी जो 12 महीना पानी रहता हो, 12 महीना बहता हो, उन नदियों को सुनिश्चित करता है कौन? तब पर्वत। और पर्वत कितना परसेंट भूभाग पर है? तो 30% पर। पर्यटन विकास के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान करता है। तो पर्यटन के लिए भी इम्पोर्टेंट है और पारिस्थितिकी के लिए महत्वपूर्ण है और इकोसिस्टम के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। देश के क्षेत्रफल का लगभग 27% भाग क्या है? तो पठारी है। तो आपके लिए ये सब इम्पोर्टेंट हो जा रहा है कि 43% क्या है, 30% क्या है और 27% क्या है। तो इस प्रकार से 27% क्या है? तो पठारी है, प्लेट्यू है। इस क्षेत्र में खनिजों, पठारी में आपको बोल रहा है क्या मिलेगा? तो आपको खनिज, जीवाश्म ईंधन और वनों का अपार संचय कोष है। तो इसलिए झारखंड में आप देखेंगे कोयला वगैरह खनिज बहुत ज़्यादा है, जीवाश्म ईंधन है और वनों तो जंगल तो बहुत ज़्यादा है। झारखंड में जंगल 29% है टोटल झारखंड परसेंटेज के हिसाब से, या फिर बोलेंगे पॉपुलेशन के आधार पर, इसके क्षेत्र के आधार पर। फिर देखिए यहाँ पे दिया गया है, ये चार्ट है, इसमें बताया गया है कि 43%, ये जो ब्लू वाला आपको दिख रहा है ये मैदान है और सबसे ज़्यादा जो है सो भारत पे मैदान है कितना? 43% है। फिर बताया गया 30%, ये जो आपको दिख रहा है ये पर्वत है, कितना? 30% आपको दिखा। ये जो आपको दिख रहा है ये पठार है, 27%। तो इसमें बताया कि मुख्य भू आकृतियों के अंतर्गत क्षेत्र है। तो अलग अलग भू आकृति है और सबका अलग अलग एरिया है, क्षेत्र है। अब भू उपयोग क्या होता है, इस टॉपिक को इसे में कंप्लीट करेंगे। भू उपयोग, ये भू का मतलब भूमि हो गया और भूमि उपयोग का मतलब यूजेज, यानी कि भूमि को हम लोग लैंड बोलेंगे तो लैंड का यूज हम कहाँ करते हैं, इसका उपयोग क्या है। तो चलिए देखते हैं। तो भू संसाधनों का उपयोग निम्नलिखित उद्देश्यों से किया जाता है। तो किस लिए किया जाता है भू उपयोग का? पहला, वन यानी फॉरेस्ट के लिए किया जाता है, जंगल लगाने के लिए, जंगल मिट्टियों पर भूमि पर ही लगती है। कृषि के, देखिए कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, तो कृषि के लिए यूज करते हैं, फॉरेस्ट के लिए करते हैं। अब कृषि में कितने प्रकार का होता है उसको समझते हैं। बंजर और कृषि अयोग्य भूमि, मतलब ऐसे भूमि जो बंजर है, ये कृषि के लिए यूज नहीं हो रहा है क्योंकि बंजर है और कृषि अयोग्य भूमि है। दूसरा दिया गया है गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि, जैसे में इमारतें, सड़क, उद्योग, क्योंकि उद्योग जहाँ इंडस्ट्री है, जहाँ सड़क है, जहाँ इमारत है, वहाँ तो कृषि नहीं हो रहा है, इसलिए इस प्रकार की भूमि को गैर कृषि भूमि बोलेंगे। तो ऐसा भूमि जो कृषि के लिए यूज नहीं हो रहा है, तो गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि को हम क्या कहते हैं? तो कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, मतलब जो कृषि के लिए उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार से समझ पा रहे हैं कि गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि इमारतें, सड़क और उद्योग जो आती है, और बंजर और कृषि योग्य अयोग्य भूमि यानी जहाँ कृषि नहीं हो सकती है। ये बताया गया है भू संसाधन का उपयोग। तो आपको समझ में आ रहा है कि फॉरेस्ट जंगलों के लिए करते हैं, वन के लिए करते हैं, इसी प्रकार से हम लोग किसके लिए करते हैं? तो ऐसे भूमि जो कृषि में यूज नहीं हो रहा उसका यूज हम किस लिए करते हैं? तो इमारत, सड़क और उद्योग बनाने के लिए करते हैं, और इसमें बंजर कृषि अयोग्य भूमि भी आता है। तीसरा में दिया गया है कि प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य कृषि अयोग्य भूमि, यानी प्रतिभूमि तो है, ऐसे भूमि प्रतिभूमि जिसमें कृषि नहीं हो रहा है, इसके अलावा ऐसे भी भूमि है जो कृषि अयोग्य भूमि है। कृषि अयोग्य भूमि का लाभ मतलब ये होगा कि जिसमें कृषि नहीं किया जा रहा, जैसे में अस्थायी चारागाहें, तो अस्थायी परमानेंट जो ग्राजिंग होगा वो, अरण्य गोचर भूमि, विविध वृक्षे, वृक्षा फसलों तथा उपवन के अधीन भूमि जो शुद्ध बोए गए क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो इस प्रकार से इसे हम बोल सकते हैं गैर कृषि भूमि है। कृषि योग्य बंजर भूमि जहां 5 से अधिक वर्षों से खेती ना की गई हो। तो देख रहे हैं ये कृषि योग्य बंजर भूमि, मतलब ऐसा बंजर भूमि है जो कृषि योग्य है लेकिन 5 वर्षों से अधिक वर्षों तक खेती नहीं की गई हो। प्रतिभूमि क्या होता है? तो वर्तमान प्रति, जहाँ के एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो। तो यानी एक साल में एक बार किया गया है और फिर उसके बाद वो खेती नहीं किया गया है। दरअसल प्रतिभूमि ऐसे समझिए कि जो वर्तमान प्रति, अभी का प्रतिभूमि वो कहलाएगा जो एक कृषि वर्ष या उससे कम समय से खेती ना की गई हो, उसे हम क्या बोलेंगे? प्रतिभूमि। दूसरा, वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त, यानी कि हम देखें कि वर्तमान प्रतिभूमि है, इस भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि और पुरातन भूमि जहां 1 से 5 कृषि वर्ष से खेती ना की गई हो। फिर दिया गया है सूद। सूद मतलब होता है निवल। तो बोया गया क्षेत्र वह भूमि जिस पर फसलें उगाई व काटी जाती है और वह शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र कहलाता है। और एक कृषि वर्ष में एक बार से अधिक बोए गए क्षेत्र को शुद्ध बोए गए क्षेत्रों में जोड़ दिया जाता है, वह सफल
कृषित क्षेत्र कहलाता है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे इसके बारे में देखें। ये हमारा न्यू बुक है, रीप्रिंट हुआ 25-26 में, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। हमारा ये समकालीन भारत 2 है, तो अगर आप पढ़ रहे हैं तो इस तरह से इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इस प्रकार से देखिए कि सामान्य भू संवर्ग 1960 और 2019-20 और 2019-60-61 में दिया गया है। तो आपके लिए जो है से ये वाला डाटा इम्पोर्टेंट हो जाएगा 2019-20। यहाँ पे देखिए आपको समझ में आ रहा है कि ये सब दिया गया परसेंटेज में, जिसको आप देख के समझ सकते हैं। इस प्रकार से छोटे छोटे परसेंटेज में डिवाइड किया गया है। यहाँ पे जो हमारा है देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि ये जो हमारा है आपको दिख रहा है, ये कृषि योग्य बंजर भूमि है। आपको जो ये ब्लू वाला दिख रहा है, इसे आप बोल सकते हैं कि प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य पुरातन भूमि। और आपको ये वाला जो दिख रहा है इसे बोलेंगे वर्तमान प्रतिभूमि। और ये वाला जो आपको दिख रहा है ये शुद्ध निवल बोया गया क्षेत्र है। तो इस प्रकार से इसे हम बहुत अच्छे से कंप्लीट किए। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे भारत में भू उपयोग के प्रारूप, और इसको पार्ट 4 में देखेंगे। आज हमारा पार्ट 3 था। अगर आप हिंदी मीडियम क्लास 10 में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये समकालीन भारत SST सामाजिक विज्ञान का जो चैप्टर 1 है, यहाँ सब चीज़ों को रिवाइज कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से, और जाके एग्जाम में लिख सकते हैं। तो चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।